एक अनाम नाटक प्रस्तुत है श्री सुरेश सेठ का लिखा हुआ नाटक एक अनाम नाटक। लुकिंग टेरिफिक। भाई जब तुम्हें देखकर हमारा ये हाल है तो आज दफ्तर में न जाने किस किस पर बिजली गिरेगी। दामिनी देखो हमें छेड़ा तो कह देती हूँ। हाँ एक तो जैसे तैसे मुश्किल से तैयार होकर नीचे तक पहुंची, ऊपर से तुम्हारी ये चिकोटी भरी बातें। देखो मैं कहती हूँ लड़ाई झगड़ा शोर किलकारियां। अभी जवान है ना, पर इन्हें क्या पता कितनी जल्दी सब कुछ गुजर जाता है। ये वर्किंग विमेंस हॉस्टल की भयावह दीवारें एक दिन सब कुछ सोख लेती हैं और फिर कुछ बाकी नहीं रहता। न लड़ाई न झगड़ा न शोर न किलकारियां। बोले हॉस्टल की सिनिक मैनेजर भी आ गई। लगता है चर्च से फ्री होकर फादर पीटर इनसे मिलने नहीं आए अभी। वो भी आते ही होंगे। हाँ। अरे देर ही कितनी लगती है, यहीं पास ही तो चर्च है। चल चल भाग चले। अगर इसकी पकड़ में आ गए ना तो एक प्रवचन तो मिलेगा यहाँ सुनने को और एक मिलेगा बॉस के दफ्तर में देर हो जाने पर। चलो बाबा चलो। चली गई, एक एक करके सब चली गई। ये है शहर का वर्किंग विमेंस हॉस्टल और मैं मिसेस गिरेवाल, इस भूतिया खंडहर का सबसे जीर्ण शीर्ण स्तंभ। सारी उम्र दफ्तर में कलम घिसती रही, अब रिटायर होने पर कहाँ जाती। इसी हॉस्टल में ही सब लोगों ने हटकर मैनेजर बना दिया। मिसेस गिरेवाल आप कहीं नहीं जाएंगी, बाकी के दिन भी यहीं रहिए ना। मिसेस इस बात पर भी कितनी हंसी आती है, पर नहीं, अब हंसना नहीं है। धसक जाने दो, अब इस स्तंभ को भी धसक जाने दो। भला अब और दिन ही कितने बाकी हैं। फिर देखना वर्किंग विमेंस हॉस्टल की इस मनहूस उदासी में मिसेस ग्रेवाल की ये पगली हंसी भी बाकी नहीं रहेगी। क्या बाकी नहीं रहेगा मिसेस ग्रेवाल? आप? हाँ, चर्च से निकला था तो आपकी आवाज सुनी, सोचा आपसे ही चलते चलते दो चार बातें हो जाएं। आइए फादर, पर हमसे बात करके अब फायदा ही क्या। हमारे जैसे दो अकेले जब एक दूसरे की कंपनी में बैठते हैं ना फादर, तो जैसे अपने आप से और भी अकेले हो जाते हैं। मिसेस ग्रेवाल की बातें। कई बार आपको कहा है चर्च आ जाया कीजिए, यीशु आपको शांति देंगे। आपको यीशु ने शांति दी फादर? आप भी तो सारी उम्र उससे शांति ही मांगते रहे हैं। शांति मिल गई है तो ये सारी सारी रात आपकी खिड़की से वायलिन की उदास धुनें क्यों गूंजती रहती हैं? छोड़िए मिसेस ग्रेवाल, जो जख्म भर गए हैं उन्हें फिर हल्के हाथों से कुरेदने से क्या फायदा। खैर ये बताइए, इस हॉस्टल में अपना नया रोल कैसा लगा आपको? अब तो इस हॉस्टल की मैनेजर हैं आप। सारी उम्र जिस हॉस्टल में आपने काटी, अब वही आपकी देखभाल में चल रहा है। Isn't it interesting? यहाँ कभी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहा फादर। रोजी रोटी की तलाश में निकली हुई लड़कियां बाहर के अनजाने तूफानों से डरती हुई पहले भी रेवड़ बनाकर यहाँ अंधे अकेलेपन की यातना भोगती रहती थीं, आज भी भोग रही हैं। इन पिछले 20 वर्षों में कुछ भी तो परिवर्तन नहीं आया। ऐसा क्यों कहती हैं आप मिसेस ग्रेवाल? हमारे जमाने और इस जमाने में तो जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग तो अवश थे और शायद कायर भी। ये आजकल की बोल्ड और स्मार्ट वर्किंग गर्ल्स, ये चुस्त दुरुस्त व्यक्तित्व, ये शौक किलकारियां, अब तो परिवर्तन आ गया है मिसेस ग्रेवाल। आपने भी वही गलत अंदाज लगाया जो सब लगाते हैं फादर।
आप नहीं जानते इनके बंधनों को फादर। नहीं मिसेस ग्रेवाल, कुछ लड़कियां आजाद भी तो हैं। यहाँ कोई आजाद नहीं है फादर। कुछ लड़कियां अपने पेट की भूख के वृत्तों में कैद हैं, तो कुछ लड़कियां अपने दम तोड़ते हुए सपनों के घेरे में जैसे कैद होकर रह गई हैं। कैद तो सब हैं फादर, सब। मैं नहीं मानता मिसेस ग्रेवाल। आपको तो सब बातों को एक ही कलर देने की जैसे आदत सी हो गई है। यहाँ तो एक ही कलर सच है फादर, काला, मौत के रंग सा कालापन। पिछले 20 साल से वही तो है, बिल्कुल डल और काला। बल्कि इन दिनों तो यह जैसे कुछ और भी भयानक हो गया है फादर। मिसेस ग्रेवाल की बातें, इसीलिए तो कहता हूं आप चर्च आया कीजिए रेगुलर। आएगी, अब बहुत जल्दी एक और लड़की आपके पास चर्च आएगी फादर। मैं साफ साफ देख रही हूं, वो भी वही गलती कर रही है जो आज से 20 साल पहले मैंने की थी। वो किसी से ईमानदारी से प्यार कर बैठी है फादर। वो कौन मिसेस ग्रेवाल? आप तो जैसे पहेलियां बुझा रही हैं। वो विनीत है। यहाँ आज की विनीत कल की मिसेस ग्रेवाल होती है फादर। देखिए, अब फिर एक और कमजोर लड़की पूरी तरह टूटेगी, कन्फेशन रूम में रोती और सिसकती हुई आपके सामने उपस्थित होगी। प्रभु न करे मिसेस ग्रेवाल, हमें उस बेचारे के बेहतर फ्यूचर के लिए दुआ करनी चाहिए। We should be sympathetic. इस कांच के कैद घर में किसी का कोई फ्यूचर नहीं है फादर, और दुआ तो हम करते ही रहते हैं एक दूसरे के लिए। तभी तो पहाड़ से ये दिन और आग सी चलती रातें कटती हैं, एक एक करके। छोड़िए मिसेस ग्रेवाल, आपसे बातें करके आज मन बहुत भारी हो गया। अब एक कप कॉफी तो पिलाइए। विनीत के प्यार की रक्षा प्रभु यीशु करेंगे। कोई कुछ नहीं करेगा फादर, और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और खत्म होने के बाद विनीत की रक्षा करेंगी विमेंस हॉस्टल की ये ऊंची ऊंची दीवारें। पर आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना फादर, मैं 1 मिनट में कॉफी तैयार करके लाई हूं। विनी लो, इतनी दूर से मैं तुम्हारे लिए फूलों का गुच्छा लेकर आया हूं। जरा गौर से देखो इन्हें। क्या गौर करूं इन पर दीपक? इन फूलों में तो बस रंग ही रंग है, खुशबू तो जरा भी नहीं। अरे ये चटकते हुए रंग ही तो सब कुछ होते हैं विनी। खुशबू तो आदमी इनमें खुद भी भर सकता है। घर जाओगी ना तो इनमें हिना की 2 बूंदें डाल लेना। झूठी खुशबू पर मरते हो, ढोंगी कहीं के। मुझे लगता है दीपू, तुम्हारे जैसे ढोंगी आदमी से मेरी पटेगी नहीं। आज ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखता हूं तुम हर वक्त बुझी बुझी से रहती हो, कुछ अपनी उलझनों में घिरी सी। बुझी बुझी रहती हूँ? वाह, खूब समझा है दीपक साहब मुझे। हाँ, यहाँ ये हाल है कि जब से ये नाजुक सा एहसास हम दोनों के दरमियान पैदा हुआ है, सच मेरे तो पांव जमीन पर नहीं पड़ते। ओह विनी, विनी इधर देखो। यहाँ एक कोने में खड़े होकर सारे शहर की टिमटिमाती हुई बत्तियां देखना कितना अच्छा लगता है। तुम्हें भी अच्छा लगता है ना? हाँ दीपक, तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो बहुत बार देखी हुई ये सब चीजें जैसे नए नए अर्थ भरकर मेरे सामने आती हैं। अरे तुम सहसा चुप क्यों हो गई? दीपक, हाँ? कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। कैसा डर? डरती हूँ कभी कहीं तुम मेरी जिंदगी से हट तो नहीं जाओगे, कहीं मैं कोई टूटने वाला सपना तो नहीं देख रही। नहीं पगली, ये टूटने वाला नहीं, पूरा होने वाला सपना है। मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारे दीपक ने प्यार किया है, कोई खेल नहीं खेला। देखो आज पूरे चांद की रात है। इस रात में तुम्हारा हाथ थामकर अपने लिए मांग लेने को जी चाहता है।
हौसला होता है। लो, मैं प्रपोज करता हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगा विनी। ओह दीपक, दीपक, ये क्या कह दिया तुमने? मेरे आसपास का माहौल जैसे एकदम से बदल गया। देखो देखो, चारों दिशाओं में शहनाइयों के मधुर स्वर गूंजने लगे। हाँ विनी। दीपक, दीपक, मैं कहीं खुशी से पागल ना हो जाऊं आज। तो इसका मतलब है तुम बन सकोगी ना मेरी? सबको छोड़ छाड़ के जी सकोगी सिर्फ मेरे लिए? हाँ दीपक, हाँ। मैं जानती हूँ मेरे इर्द गिर्द बहुत से बंधन हैं, मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, पर आखिर इतने बरस मैंने इस सब को बिना सिर उठाए निभाया है। लेकिन आखिर कब तक? अब अपनी तरह से जीने का भी तो कुछ हक है मुझे। और फिर तुम्हारे साथ जिंदगी जीने का लालच। नहीं दीपक, नहीं, मैं नहीं छोड़ पाऊंगी इसे। हाँ हाँ, हम शादी करेंगे ना दीपक? हाँ विनी, क्यों नहीं। तुम बस अपने घर वालों को एक चिट्ठी लिख दो, उनका आशीर्वाद ले लो। ओह दीपू, दीपू, मैं खुशी से मर जाऊंगी। दीपू, ओह मेरे दीपू। फादर, कोई प्यारी सी धुन सुनाइए ना। आप वायलिन ऐसी बजाते हैं कि जिससे सारी हृदय तंत्रियां एकदम से झंझना उठती हैं। रात का अंधेरा एक उदास नदी है और आपकी वायलिन की धुन लगता है जैसे एक कश्ती है जो न जाने कब से रास्ता भूलकर इस नदी पर बहक रही है। इस कश्ती के साथ कुछ देर भटक लेना कितना नया सा लगता है ना दामी? जी। लगता है तुम लोग तो मुझे अमर संगीतकार बना दोगी। सच, औरतों की तारीफ में बड़ी ताकत होती है। कहाँ फादर, औरतों में भला ताकत कहाँ होती है? और फिर इस हॉस्टल में रहने वाली औरतें आपकी इस धुन की तरह ही तो हैं, एक भटकती हुई कश्ती सी जो किसी ठाव बंद जाना चाहती है, पर बंधने से पहले शायद अपने बोझ से ही बिल्कुल बीच धार में डूब जाती है। फादर, आप कोई धुन छेड़िए ना। धुन फिर कभी सही दामी। हाँ, उस लड़के का क्या हुआ मिसेस ग्रेवाल, जिसके प्रेम की बात आप कह रही थी? क्या भला सा नाम था उसका, याद ही नहीं आ रहा। विनीत। हाँ, विनीत की बात कर रहे हैं ना फादर? हाँ, विनीत। हाँ, वो तो आजकल सोनजूही के फूलों में जी रही है, पर वो मूर्ख लड़की नहीं जानती। हम गरीब और मजबूर औरतों के लिए प्यार की सोनजूही के फूल जितनी जल्दी खिलते हैं उतनी जल्दी मुरझा भी जाया करते हैं। इसे तो मैं जानती हूँ, सिर्फ मैं, जो सिर्फ 4 दिन शादीशुदा रही और सारी उम्र के लिए अपने साथ मिसेस ग्रेवाल का विशेषण चिपकवा बैठी। छोड़िए ना मिसेस ग्रेवाल, आपने फिर अपनी बात शुरू कर दी। आप जानती हैं फादर, विनीत आजकल बड़ी खुश है। दीपक ने उसे प्रपोज कर दिया है और विनी ने उसके साथ शादी करना मान भी लिया है। देख लीजिएगा, बस अब किसी भी दिन हॉस्टल के इस गेस्ट रूम में आप सब लोगों के सामने दीपक हमारी विनी को एंगेजमेंट रिंग पहनाएंगे। शादी के लिए मान गई है विनीत? जी। पागल, बिल्कुल पागल हो गई है क्या ये लड़की दामनी? इसमें पागल होने की क्या बात है मिसेस ग्रेवाल? इस हॉस्टल में रहने वाली सभी और लड़कियों की तरह विनीत को भी आधी से ज्यादा तनख्वाह अपने घर भेजनी पड़ती है। बोलो फादर, ऐसी लड़की को क्या शादी का सपना देखना चाहिए? देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए। आखिर विनी की भी अपनी एक जिंदगी है, उसे अपनी तरह जीने का हक है। उसने तो घर चिट्ठी भी लिख दी है कि वो शादी कर रही है। देख लेना मिसेस ग्रेवाल, विनी को अपने घर वालों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। घर वालों का आशीर्वाद मिल भी गया तो भी विनी का अपना ही दिल उसे आशीर्वाद नहीं देगा दामिनी। आप ऐसा क्यों सोचती हैं मिसेस ग्रेवाल? ये समस्या कोई इतनी असाध्य तो नहीं। आखिर विनी और दीपक दोनों कमा रहे हैं। वो चाहें तो बड़े मजे से विनी के घर वालों का बोझ आपस में शेयर कर सकते हैं। इसके लिए अपने प्यार का बलिदान देने की भला उन्हें क्या जरूरत है? आप
कौन से सत्ययुग की बातें कर रहे हैं महापुरुष? आज ये सब संभव नहीं है। जाइए मिसेस ग्रेवाल, आप बड़ी पेसिमिस्ट हैं। हमारी सहेली के बारे में कोई अच्छी बातें नहीं सोचती आप। भाई इतनी बातें आपकी सहेली के बारे में हुई, अब उससे मिलवाइए भी ना हमें। अभी कहा फादर, आजकल तो वो शॉपिंग पर रहती है, और फिर आज तो वो अपनी रूममेट्स को इस खुशी में सिनेमा भी दिखा रही है। हमें भी जाना था, पर हमारा ओवरटाइम डे आ गया ना बीच में। पर अब तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। 10 तो कब के बज गए। अंजू, विजय, तुम दोनों कमरे में चलो। गेस्ट रूम में रोशनी है और अंदर से दमू की आवाज भी आ रही है। मैं अभी उसे लेकर आई। हाय दमू। हाय। आ गई तो दफ्तर से वापस? सच, एक बड़ी बंडल पिक्चर मिस की तूने आज। अच्छा। हाय मिसेस गिरेवाल। हेलो विनी। आप भी यहाँ हैं फादर। गुड इवनिंग फादर। गुड इवनिंग विनी। आप तो वॉयलिन वगैरह लेकर बैठे हैं। लगता है अभी म्यूजिक सेशन जमेगा। म्यूजिक सेशन तो जाने कब का खत्म हो गया विनी जी। हमें पता लगा कि आप शादी कर रही हैं, बस उसी का मुबारकबाद देने के लिए आपका इंतजार हो रहा था। हाउ नाइस ऑफ यू फादर। विनी, नॉटी गर्ल, हमें भी नहीं बताया ना कि अंदर ही अंदर ये क्या खिचड़ी पक रही है। ये तो आज हमें दामी ने बताया कि बड़ी कच्ची है तू, सब कुछ उगल दिया ना। मैंने तो कहा था सबको सरप्राइज देना। ये अच्छी खबरें भी क्या छिपाने की होती हैं विनू। पर ये बता, आज सिनेमा से लौटते हुए इतनी देर क्यों लगाई? कहीं रास्ते में वो तो नहीं मिल गया था? मुझे तो लगता है तूने पिक्चर भी उसी के साथ देखी। जब तू ये सब जानती है तो मुझसे क्यों पूछती है? असल में हम लोग रास्ते में चौक बार के लिए रुक गए थे दमू। चौक बार? क्या कहती है? तुझे तो ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती ना? उससे तो अच्छी लगती है ना। आज मैंने खाई तो सच मुझे भी बहुत अच्छी लगी दमू। तुझे तो और भी अच्छी लगेगी। मुझे तो तब अच्छी लगेगी जब तू कोई खुश खबरी सुनाएगी। बस इतनी सी बात? तो लो सुनो, दिल थाम कर सुनो। थाम लिया। कल हॉस्टल में हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी होगी। सच? अरे वाह विनी, तुमने तो तबीयत खुश कर दी। मिसेस ग्रेवाल, आपने सुना? सच, तुम्हारी खुशी देखी तो आज बहुत दिनों बाद लगा विनी। इस हॉस्टल का रंग अभी बिल्कुल डल ब्लैक नहीं हुआ, कुछ ब्राइटनेस अभी जिंदा है। जी चाहता है इस खुशी की नजर उतार लूं। क्यों भाई विनी, सारी सजावट तुम्हारे मन के मुताबिक हुई या नहीं? और बोलो क्या चाहिए? कुछ नहीं मिसेस ग्रेवाल, आप आराम से इधर बैठिए। घर से मेरे लिए कोई चिट्ठी आई या कोई ब्लेसिंग्स का टेलीग्राम? नहीं, चिट्ठी या तार तो तुम्हारी कोई नहीं आई अभी तक यहाँ। पिताजी, मेरी बेटी ने शादी करने का फैसला किया है। देखो, मैं खुद चला आया उसे आशीर्वाद देने के लिए। पिताजी, आप इतनी दूर से अकेले? दमू, मेरे पिताजी आए हैं। नमस्ते। मिसेस ग्रेवाल, फादर, देखा आपने? बहुत खुशी हुई आपको देखकर। आप आ गए, ये अच्छा ही रहा। मैं पहुंच ही गया है। अरे, ये आपके हाथ से खून रिस रहा है, सारा घुटना भी छिल गया। पिताजी, पिताजी, ये क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं बेटा, अंधों जैसा हूं ना, पूरा दिखाई नहीं देता। गाड़ी से उतरते हुए प्लेटफॉर्म पर गिर गया। अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता नहीं करना। क्या कह रहे हैं आप पिताजी? आपको चोट लगी हो और मैं चिंता नहीं करूं? पर आप अकेले क्यों आए? दीनू भैया साथ क्यों नहीं आए? अच्छा ही है, हमारी विनी बिटिया को कुछ भी पता नहीं। अरे बिटिया, तुम्हारा अभागा दीनू जेल में है। क्या कह रहे हैं आप पिताजी? नहीं नहीं, रो नहीं बेटा, दीनू का तो एक ना एक दिन ये होना ही था। और बताइए, सब कुछ बता दीजिए। मेरी माँ कैसी है? मेरी छोटी बहन कैसी है? अम्मा तेरी जिंदा है अभी बिटिया। अरे वो तो फूल ही नहीं समा रही बेटा। तेरी माँ के पास ये 2-4 गहने बचे हुए थे, उसने तुम्हारे लिए भेजे हैं। अरे बेटा, अपने गरीब माँ बाप की ओर से खुशी के अवसर पर ये तुच्छ सा उपहार स्वीकार करो। खुशी?
अब कैसी खुशी पिताजी, मैं भूल गई थी। शमशान में रहने वालों के लिए जिंदगी के सपने देखना तो एक गुनाह होता है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटा, ऐसा ना कहो। अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखने की साध भला किस माँ बाप के मन में नहीं होती। और फिर तुम्हारी छुटकी बहन रजनी तो अपना जीजा देखने के लिए ललचा रही है। हाँ, उसने कहलाया है, जीजी मैंने 2-4 घरों में चौका वासन करने का काम ले लिया है। इधर टीबी के आखिरी स्टेज के कारण माँ की दवा भी बंद कर दी है। अरे बेटा, खर्च बहुत कम हो गया है। हमारी गुजर मजे से हो जाएगी, तुम किसी बात की चिंता न करो। सुना तूने दम्मू, वो घर घर का चौका भाषण करे और मैं विनी, धीरज रखो विनी, धीरज नहीं खोती। धीरज? हाँ, सिर्फ धीरज ही तो रखना होता है हम अनाम लोगों को उम्र भर, मिसेस ग्रेवाल। रो नहीं विनी, तुझे मेरी कसम, जो अब एक आंसू भी निकाला तो एड़ियां रगड़ रगड़ कर जीना तो हम निम्न मध्य वर्ग के सब लोगों की नियति है बहन। पर दम तोड़ता हुआ आदमी भी सपना तो देख सकता है, उसके सपने का सच होना कोई दोष तो नहीं। दोष है दमू, हम जैसे गुमनाम लोगों को अपने अनाम प्यार को नाम देने की कोशिश करना। नहीं, मैं भूल गई थी दमू कि प्यार का महल अपने सगों की लाशों की नींव पर खड़ा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। विनी, विनी डार्लिंग, भाई कहाँ छुपी हो तुम? देखो, हम तुम्हें इस हॉस्टल की भूल भुलैया में न जाने कितनी देर से तलाश कर रहे हैं। दीपक, शायद दीपक आ गया। विनी, आइए मिसेस ग्रेवाल। आओ दामिनी जी। हमें अब दीपक और विनी के दरमियान नहीं रुकना चाहिए। आइए, हम विनी के पिताजी को पीछे रिटायरिंग रूम में ले चले। विनी जी, हम जा रहे हैं, पर जाने से पहले एक बात कह दूं तुम्हें। जी। कोई भी फैसला करने से पहले गिव अ चांस टू दीपक। शायद वो और सब लोगों की तरह, शायद मेरी तरह ना हो। वो डिफरेंट भी तो हो सकता है। अच्छा, हम चलते हैं। आइए मिसेस ग्रेवाल। आओ दामिनी। चलिए विनी, भाई कहाँ हो तुम? आओ दीपक, इधर आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। अरे क्या हुआ विनी डार्लिंग? हाँ, ये हमारे आने की खुशी में इतना रोना चेहरा क्यों बना लिया? कुछ नहीं, अपनी एक सहेली की कहानी याद आ गई थी दीपक। मेरी सहेली की कहानी सुनोगे दीपक? चलो सुन लेते हैं तुम्हारी सहेली की राम कहानी। दीपक, मेरी ये सहेली भी इसी हॉस्टल में रहती है। कुछ दिन हुए वो एक लड़के से प्यार करने लगी। दोनों में शादी कर लेने का कौल इकरार भी हुआ। पर वो लड़की आजाद नहीं दीपक। वो भूल गई थी कि उसकी नौकरी पर घर के 4 प्राणी जी रहे हैं। लगभग अंधे, बूढ़े और लाचार पिता, टीबी की आखिरी स्टेज पर तड़पती हुई माँ, जेल में कैद भाई और घर में अनपढ़ और जवान बहन। बोलो, वो इन सबको भूलकर शादी कर ले क्या? आज नहीं भूले तो वो लड़का क्या इन 4 प्राणियों का आर्थिक बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाएगा? क्या वो अब भी शादी करने के लिए तैयार होगा? कहानियों की बात नहीं, अगर आम जिंदगी की बात करती हूँ ना विनी, तो ऐसी हालत में वो लड़का खलनायक ही बनेगा। भला ऐसी बोझिल शादी को कौन बर्दाश्त करेगा? तुमने वही कहा ना दीपक, जिसका मुझे पहले से ही शक था। मैंने वही कहा जो वास्तविकता है विनी। पर छोड़ो इसे। सुनो, हमारी प्रेस रिंग तैयार हो गई है सेरेमनी के लिए। लो देखो। ये सेरेमनी अब कभी नहीं होगी दीपक, कभी नहीं। ये प्रिंस रिंग लौटा दो। मेरा रिश्ता तो बहुत बोझिल है ना। तुम कोई और लड़की ढूंढ लो दीपक, जो आजादी से तुम्हें प्यार कर सके। मुझे भूल जाओ दीपक, भूल जाओ कि कभी किसी गरीब सी लड़की ने तुम्हें एक अनाम प्यार किया था, कि जिसे वो अपनी ही मजबूरी की वजह से कोई नाम न दे सकी। जाओ, चले जाओ दीपक,
चले जाओ। बोलो, अगर तुम में अपना वचन निभाने की सामर्थ नहीं थी, इतने इतने बंधन तुम्हारे गिर्द अगर थे, तो मुझे झूठे सपने दिखाने की कोशिश क्यों की तुमने? मुझसे शादी करने का वायदा क्यों किया तुमने? एक क्यों? झूठा सपना दिखाया कहाँ, खुद देखने का साहस किया था दीपक। पर देखो ना, वो सपना जिस तेजी से किसी धूम्रकेतु की तरह उभरा, उसी तेजी से सब कुछ तहस नहस करके बिखर भी गया। बिखर गया है तब उसके काश बटोरती रहना विनी। जिसने मुझे धोखा दिया, उसके लिए मेरे मन में कोई सहानुभूति नहीं है। मैं जा रहा हूँ। ठहरो, रुक जाओ दीपक, रुक जाओ दीपक। शायद अब भी इसमें हमारे लिए कोई हल बाकी हो। नहीं विनी, नाटक खत्म होने के बाद हल नहीं निकलता, सिर्फ पर्दा गिरता है, और वो तुमने गिरा दिया। मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। आखिर वो चला ही गया, और चारों तरफ रह गई वही खामोशी, वही अकेलापन, और वही एक अंतहीन निरर्थकता। पर नहीं, निरर्थकता क्यों? माँ बाप, बहन, भाई, सभी के लिए फिर से जुट जाने से बड़ी और सार्थकता क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? रो मत विनी, धीरज धरो। हम तीनों ने दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुन लिया है। अब और रोना क्या तमु? इस हॉस्टल की ये ऊंची ऊंची दीवारें तो बड़े बड़े प्लॉटिंग्स जैसी है ना, सब कुछ सुखा देती हैं अंदर ही अंदर। तमु, तुमने मेरे पिताजी को ठीक से सुला तो दिया ना? हाँ। लाओ, एक कंबल और उड़ा दो इन्हें। वो बहुत बूढ़े हैं ना दमू, कहीं सर्दी न लग जाए। फादर कहाँ है दामिनी? फादर चले गए विनी। सब कुछ सुनकर वे बर्दाश्त नहीं कर पाए, वे अपने चर्च चले गए। सुन नहीं रही हो उनके वायलिन की उदास धुन, जैसे एक उदास नदी पर ठोर पाने के लिए भटकती हुई नाव। ये धुन तो अब सारी उम्र सुनूंगी। मिसेस ग्रेवाल, आप कह रही थी ना कि हमें चर्च जाना चाहिए। आप चलेंगी कल से मेरे साथ रेगुलर? कल आने में तो बहुत देर है विनी, और इस बीच ये हॉस्टल बिल्कुल डल ब्लैक हो गया। देखा विनी, मैं ना कहती थी एक दिन ये हॉस्टल बिल्कुल डल ब्लैक हो जाएगा। मिसेस ग्रेवाल, इन्हें क्या हो गया? देखो दामी, देखो, अब ये बिजली के बल्ब भी इस ब्लैकनेस पर कोई असर नहीं डाल रहे। इस हॉस्टल का रंग बिल्कुल डल ब्लैक हो गया। एक अनाम नाटक। अभी आप श्री सुरेश सेठ का लिखा हुआ यह नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, सहायक सुदर्शन कुमार और कृष्ण कुमार नरूला। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: सर्वश्री राम मैनी, टी.आर. मेहता, अश्विनी कुमार, मंजू मैनी, अरुणा कपूर और शर्मिला मलकानी। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।